Hello students, is it audible and visible properly? Just give me a minute students. Let me just arrange the camera properly and then we will start the lecture. Give me a minute or two. Hello dear students, welcome back. I think it's pretty much more clear and more focused right now and audio is also clear. So start कर देते हैं हमारा आज का लेक्चर. ये आपके प्रोबेबिलिटी का 9th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमें एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करनी है. ठीक है, तो अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार यस कह दो तो हम स्टार्ट कर देते हैं. कई सारों की अटेंडेंस आई है. अक्षा प्रेजेंट, अमीना प्रेजेंट, जोया प्रेजेंट, रश्मि प्रेजेंट, कुरैशी फिजा, लाखानी फिजा, नीलम प्रेजेंट, राकेश प्रेजेंट. ठीक है, देन अली हसनैन, हाय हाय बेटा. राकेश, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज 1.4. स्टूडेंट 1.3 में आपने लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सीखा था. यहाँ पे आपको लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सीखना है. एक्सरसाइज 1.4 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. 1.5 हम नेक्स्ट वीक करेंगे, बहुत इजी है, फटाफट हो जाएगी. प्रोबेबली ये आज का लेक्चर और कल का लेक्चर मैं ट्राई करूंगा कि 1.4 कंप्लीट कर दूं और नेक्स्ट आने वाले वेडनेसडे का एक लेक्चर लेके मैं 1.5 कंप्लीट कर दूंगा. एंड आई वाज थिंकिंग कि नेक्स्ट थर्सडे एक डाउट लेक्चर ले लूँ प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड. सो इफ़ यू वांट दैट लेक्चर तो प्लीज़ कमेंट करना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि अगर आप चाहते हो तो हम नेक्स्ट थर्सडे जब प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा, मींस नेक्स्ट वेडनेसडे प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू कंप्लीट, तो नेक्स्ट थर्सडे हम एक डाउट लेक्चर ले लेंगे ओनली एंड ओनली फॉर दिस प्रोबेबिलिटी. ओके, सो वी विल सी अबाउट इट. नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ना है. क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. आइए पहले थियरी को समझ लेते हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि अगर आपके पास दो इवेंट है, इवेंट ए और इवेंट बी, ठीक है, जिनका सैंपल स्पेस है यू. अब ये दो इवेंट में
अगर आपको ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है जहां पे सपोज आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of इवेंट बी, इवेंट बी होने की प्रोबेबिलिटी, बट कब, व्हेन इवेंट ए occurs। तो ये कंडीशन हो गई। इफ इवेंट ए इज अकरिंग तो इवेंट बी होने के चांसेस कितने हैं, इसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A when event B occurs। यानी कितना चांसेस है इवेंट ए होने का, जब कंपलसरी इवेंट बी तो होना ही होना चाहिए। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसका सैंपल स्पेस है U, उसमें आप दो इवेंट करते हो, दो चीजें करते हो, एक इवेंट A है एक इवेंट B है। इवेंट A के अपने पॉसिबल आउटकम है, अपनी प्रोबेबिलिटी है, इवेंट B के अपने पॉसिबल आउटकम है, अपनी खुद की प्रोबेबिलिटी है। अब तक 1.3 तक क्या होता था, आप फाइंड करते थे A एंड B, A और B, अकेला A अकेला B। वहां कंडीशन नहीं देते थे कि A है तब B ढूंढो या B है तब A ढूंढो। यहाँ पे ये लोग आपको कंडीशन दे रहे हैं। क्या कंडीशन देते हैं कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी। तो इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। फिर यहाँ पे एक डंडी बना देंगे, व्हेन, व्हेन यानी कंडीशन, कब, जब इवेंट ए होता है तब। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट और व्हेन ए इज अकरिंग, ये आपको होती है, ये मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा ये उसका फॉर्म आया। यहाँ पे इन द सेम वे क्या फॉर्म बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, कब, जब इवेंट बी अकर होता है, देन एंड ओनली देन। इफ इवेंट ए इज अकरिंग तो बी के होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। अगर इवेंट बी होता है तो ए के होने के चांसेस कितने हैं। तो फॉर्मूला है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यहां भी यही फॉर्मूला P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू A है, कंपलसरी A होना ही चाहिए, तब आपको फाइंड करनी है B। प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A इज अकरिंग और व्हेन A इज हैपनिंग, तो डिवाइड में ले लो P ऑफ A। इन द सेम में यहाँ पे इवेंट A होने की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट B होता है, तो डिवाइड में ले लो, दैट्स इट। तो अब आने वाले क्वेश्चंस में जितने भी एक्सरसाइज 1.4 में हम सॉल्व करेंगे, ये तीन चीजों के बारे में बात होगी। या तो आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड करना होगा, या तो P ऑफ B बाई A। ये दो चीज में से कोई एक चीज फाइंड करनी होगी। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई नो अभी थोड़ा बहुत डाउट होगा कि सर ये फॉर्मूला कैसे आई, हाउ इट केम, इसको भी समझा दो वेन डायग्राम से। सो वी विल अंडरस्टैंड इट आल्सो बाय वेन डायग्राम। ठीक है, चलो समझ ही लेते हैं कि ये कहती क्या है फॉर्मूला, ये बनी कैसे, आई कहां से। सो लेट अस टेक वेन डायग्राम। एक इवेंट ए है और एक इवेंट है बी। दिस इज इवेंट ए, दिस इज इवेंट बी, ये उनका सैंपल स्पेस है यू। ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग कि ये फॉर्मूला का मतलब क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कहते किसे है। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट ए अकर्स, इवेंट ए तो होना ही चाहिए 100%। देखो ए और बी होने की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है। कुछ चांसेस होंगे कि ए होगा, कुछ चांसेस होंगे कि बी होगा, लेकिन आपको बी के होने के चांसेस फाइंड करने हैं कब, जब ए होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप पहले तो फाइंड कर लो ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आएगी दिस मच। अब आपको क्या चाहिए, यू हैव टू फाइंड बी। बी और ए का इंटरसेक्शन कहां होता है, यहाँ पे। लेट मी यूज अ ब्लू मार्कर, दिस पोर्शन। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
when A occurs, it will be equal to, you take this intersection portion divide by P of A. That's it. Probability of B when A is occurring, it is equal to probability of this intersection portion, that is P of A intersection B, that I have shaded with a blue pen. You divide it by P of A. Clear? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, एक्सरसाइज 1.4 होगा, तो आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा इस चीज के रिलेटेड कि ये कहना क्या चाहता है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लो और ये फॉर्मूला आपको याद ही रखनी है अच्छे से, ठीक है। दैट P ऑफ B बाय A, या आप इसको ये एक्चुअल में डिवीजन वगैरह तो नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्या समझ सकते हो कि P ऑफ B व्हेन A occurs, P ऑफ B व्हेन A occurs is P of A intersection B upon P of A। यहाँ जो बैठा है ना वो यहाँ पे ले लेना है, ओके। यहाँ पे जो भी है वो चीज को यहाँ लेना है। सो दिस इज योर थियरी अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हाँ, अब इसके साथ साथ आपको पढ़ना है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है हम देख लेते हैं, क्योंकि कई जगह पे वो भी काम आने वाला है, ठीक है। Question number 1, okay, in question number 1 they are giving us, there are two children in a family, the first child is a girl, then find the probability that both the children in the family are girl। कंडीशन दे दी पहले ही, if the first child is a girl child, क्या कंडीशन दी है, if the first child is a girl child। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4, उसमें मैं दो अलग अलग इवेंट ले लेता हूँ। पहले तो टोटल आउटपुट ले लो, अगर मैं बात करूँ n की, तो दो चाइल्ड होने के टोटल आउटपुट क्या है, वो बॉय बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल या गर्ल बॉय, खत्म। यानी n मिल गया आपको, टोटल कितना मिला 4। अब उसमें एक इवेंट ले लेता हूँ a। देखो पहले आपको कंडीशन दी है इफ द फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल चाइल्ड, तो इवेंट ए ले लो कि जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल, तो आप पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो। क्या है की प्रोबेबिलिटी, तो फर्स्ट चाइल्ड गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं सैंपल स्पेस में लिखूं तो आपका इवेंट ए क्या आएगा, पहली चाइल्ड गर्ल, पहली चाइल्ड गर्ल, तो वो हो सकता है गर्ल गर्ल या गर्ल बॉय, यानी कि आपको m मिल गया कितना 2, तो इवेंट a की प्रोबेबिलिटी मिल गई, कितनी मिली 2 आउट ऑफ 4। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 1, बट मैं डिटेल में एक एक पॉइंट लेके समझाते जाऊंगा, जिससे यहाँ पे जो फॉर्मूला क्रिएट हो रही थी उसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मार्क अराइज नहीं होगा आपके माइंड में, ठीक है। तो बहुत ही फोकस के साथ, भले आपका आंसर मेरे से पहले आ जाता हो, बट ध्यान देना कि कंसेप्ट आपके इस क्वेश्चन से क्लियर होते जाएंगे। So this will be equals to 1/2। Now I am taking other event B। Event B क्या ले लेता हूँ, उसने मुझे कहा है that both the children in the family are girl, तो event B I am taking that both are girl, तो दोनों के दोनों गर्ल होने के लिए ये एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे B के लिए क्या ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ एक गर्ल गर्ल, तभी उसी केस में दोनों की दोनों गर्ल है, यानी m मिला आपको 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B आएगा 1 आउट ऑफ 4। सो नाउ सी अंडरस्टैंड द थिंग, क्या क्या रहा है, A होने के चांसेस है 1/2 और B होने के चांसेस है 1/4। आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A occurs। आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है इफ फर्स्ट चाइल्ड इज गर्ल, पहले तो थप्पा लग गया कि पहली चाइल्ड तो गर्ल ही होनी चाहिए। तो स्टूडेंट अब तक के क्वेश्चन में आप जब P ऑफ B ढूंढते हो तो P ऑफ B की फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो m/m, जहां m होता है फेवरेबल आउटकम ऑफ दैट इवेंट, अपॉन में n होता है टोटल आउटकम। टोटल आउटकम यानी आप यूनिवर्सल सेट में से उठा लेते हो। बट जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी जाती है, जैसे यहाँ पे कंडीशन देती है कि P ऑफ B व्हेन A occurs, तो उस केस में आपका M चेंज हो जाता है A इंटरसेक्शन B में।
क्यों ए इंटरसेक्शन बी में? क्योंकि आपको गर्ल चाइल्ड चाहिए कब? जब फर्स्ट चाइल्ड गर्ल हो। तो देखो ए और बी में कॉमन कौन है? ओनली वन एलिमेंट कॉमन है, सो वी विल टेक ओनली वन एलिमेंट। और जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेते हो तो ये जो नीचे का टोटल है वो टोटल सैंपल स्पेस पे नहीं डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड नहीं करेगा? क्योंकि ए तो होने ही वाला है, ए इज गोइंग टू अकर। तो अब ये जो बी है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज गोइंग टू अकर। जिनको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। P ऑफ B बाई A उसकी फॉर्मूला है, या आप कह सकते हो P ऑफ B व्हेन A occurs, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P ऑफ A। कंपलसरी आपको फाइंड करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अच्छा, जब आप A इंटरसेक्शन B की बात करो तो A और B में कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक है, ओनली वन एलिमेंट इज कॉमन। मैं ले लूंगा दिस इज इक्वल्स टू 1 आउट ऑफ 4। नाउ यू पुट इन दिस फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के अंदर पुट करोगे तो आएगा 1 आउट ऑफ 4 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यू कैन से 2 आउट ऑफ 4, इजी वे में 2 आउट ऑफ 4, 4 4 कट, आंसर आया 1/2। सो 0.5 या 50% प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है तो फिर दोनों की दोनों गर्ल होगी। देखो अब इसको और थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन तो यहाँ फिनिश हो गया। जब भी इस टाइप का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आता है तो जो कंडीशन है उसको एक इवेंट ले लो, पहला मेथड समझ लो कि करना क्या है, ठीक है। हमेशा जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है पहले कंडीशन लिख दो। कंडीशन किसकी दी हुई है? ए अकर होना ही चाहिए, और ए के ऊपर डिपेंड कौन करता है? बी। दो इवेंट ले लिए, उनका इंटरसेक्शन ले लिया, फॉर्मूला में डाल दो, आंसर आ गया। नाउ लेट अस सी व्हाट दे आर टेलिंग। ये ऐसा कहता है कि फर्स्ट चाइल्ड गर्ल होने की संभावना है 1/2, ठीक है, और उसमें से दोनों के दोनों गर्ल होने की संभावना है 1 आउट ऑफ 4। तो एक्चुअल में B की पॉसिबिलिटी थी 1/4। व्हाट इज पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ गर्ल चाइल्ड? बोथ द गर्ल चाइल्ड 25%। What is the possibility of having both child girl? 25%, 1/4। लेकिन हमारा आंसर आया 50%। ऐसा कैसे? एक बार इवेंट बी यानी कि दोनों की दोनों गर्ल चाइल्ड है उसके होने की पॉसिबिलिटी आती है 25% एक्चुअल फॉर्मूला से, और जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से फाइंड करते हो तो आंसर आता है 50%। ऐसा इसलिए स्टूडेंट क्योंकि यहां पे पहले आउट ऑफ 4 था, पहले आउट ऑफ कितना था? 4 था, लेकिन जैसे ही आपने कंडीशन लगा दी, आपने क्या कंडीशन लगाई? दैट इवेंट ए इज गोइंग टू हैपन 100%। इवेंट ए तो होने ही वाला है, तो जब पहली चाइल्ड गर्ल हो गई तो अब आपकी 50% प्रोबेबिलिटी तो वहीं हट गई। ये 4 में से ये 2 भाई साहब तो हट गए। तो अब जब आप P ऑफ B लेते हो, देखो इसको लॉजिकली समझो, P ऑफ B क्या आएगा? P ऑफ B की सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, m/n। व्हाट इज m? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है? 1 डिवाइड बाय, नॉर्मल केस में लेते 4, यहां पे हम लेंगे सिर्फ 2। क्यों 2? ये दो तो हट गए। ये दो को किसने हटाया? इवेंट ए ने हटाया। इवेंट ए हो चुका है, पहला चाइल्ड गर्ल हो चुकी है, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो देखो ये ओवरऑल आंसर। अब ये जो चीज है इसको हम कहते हैं P ऑफ B व्हेन A occurs। सो दिस इज जस्ट अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वर्क करता है। नॉर्मल केस में 1 आउट ऑफ 4 आता, 25% चांस है, 1 2 3 4, 4 में से कोई भी चीज एक हो सकती है, 25% चांस। बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपके इवेंट ए हो रहा है, इवेंट ए 100% हुआ, तब इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट ए क्योंकि हो चुका है तो ये दो हट गए। तो आपके जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये n होता है, ये n यूनिवर्सल स्पेस में से नहीं लेना है, ये n टोटल इवेंट्स नहीं लेना है, ये n डिपेंड करता है इसके ऊपर, क्लियर, ए के ऊपर।
सो दिस इज व्हाट आई नीड टू एक्सप्लेन यू अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड आई होप सो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। जिनको नहीं आ रहा है यानी इतना लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा है, डोंट वरी, सीधा सीधा एग्जाम में पहले कंडीशन दी है उसकी प्रोबेबिलिटी ले लो और जिसके बारे में सम ढूंढना है उसकी प्रोबेबिलिटी ले लो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला है P of B when A occurs, P of A intersection B by P of A। क्लियर? क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर आप सेकंड थर्ड फोर्थ आगे फटाफट आगे बढ़ो। आस्क इट इफ यू हैव। ओके चलो सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो फिर से दो डाइस वाला क्वेश्चन आया। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार सैंपल स्पेस दूं आपको, सैंपल स्पेस लिख के 1 1 2 2 3 3। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब सम वाला क्वेश्चन आता है कि सम इज दिस मच, सम इज दिस टू, तो यहाँ पे मैंने लिखा था 1 1, फिर एक स्पेस छोड़ के, फिर एक स्पेस एक स्पेस एक स्पेस, ऐसे छोड़ के मैंने आपको ट्रिक बता दी थी। तो आप लोग वो ट्रिक से सॉल्व करोगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पहला जो इवेंट हो रहा है, 2 6 फेस balanced dice are thrown simultaneously। So question number 2, 2 6 face, तो आपको पता है n is 36। कैसे? 6 का स्क्वायर, 6 एक के तो 2 के कितने, 6 का स्क्वायर 36, टोटल पॉसिबल आउटकम मिल गए। पहली कंडीशन, चलो पहले हम नॉर्मल, एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह मैं सॉल्व कराता हूँ कि भाई उसको कोई लॉजिक वॉजिक नहीं आता, फॉर्मूला आती है, एक ही फॉर्मूला आती है, तो वो क्या करेगा? पहले कंडीशन में बात हो रही है ए की। ए क्या है? इवेंट दैट सम ऑन द डाइस इज मोर देन 7। ये पहले कंडीशन दी है, तो मैं पी ऑफ कंडीशन निकालूंगा। चलो एम, ठीक है, डायरेक्टली 15। कैसे 15? आप लोग फाइंड कर लेना, आप लोग सैंपल स्पेस लिख लेना पूरा, 1 1 1 2 1 3 1 4 पूरा लिख लेना, और उसमें वो वाले एलिमेंट्स जिनका टोटल 7 से ज्यादा हो, 7 से ज्यादा हो यानी कौन से एलिमेंट आएंगे, ठीक है? 2,6 ये पहला एलिमेंट होगा, 3,5 4,4। तो ऐसे जब सब एलिमेंट्स को आप लोग काउंट करोगे, राइट नाउ आई एम नॉट राइटिंग द सैंपल स्पेस, और अगर आपको भी एग्जाम में ओरली काउंट हो जाता है तो मत लिखो सैंपल स्पेस, कोई जरूरत नहीं है। अगर ओरली काउंट नहीं कर पाते हो तो लिखो। तो मुझे पता चल गया टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, ये होने के 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा? 15 आउट ऑफ 36। अगर इसको कट करो तो 3 5 जा 3 12 जा 3 5 जा 3 12 जा, ए की प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब मैं ले लेता हूं इवेंट बी। इवेंट बी क्या होना है? देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डाइस शो सेम नंबर। इवेंट बी क्या कहता है? दैट बोथ द डाइस या नंबर ऑन सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों डाइस पे सेम नंबर है। अच्छा, दोनों डाइस पे सेम नंबर यानी क्या क्या हो सकता है? 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता था, 5 5। देखो इस क्वेश्चन से भी आपको आइडिया आ जाएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या खेल है। सब खेल है मेरे दोस्तों, ठीक है? जिसको अगर लॉजिक क्लियर, प्रोबेबिलिटी क्लियर, फॉर्मूला तो एक चीज है सॉल्व करने के लिए, बाकी सब तो लॉजिक का खेल है। ये सब भूल जाओगे ऊपर का, ठीक है? नॉर्मली अगर आपको ऐसा कहा जाए प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स ऑन द डाइस आर सेम, तो 1 1 हो सकता था, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गई। कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6/36, दैट इज 1/6। ये प्रोबेबिलिटी कब होती? जब बी के लिए कोई कंडीशन नहीं होती। नॉर्मल केस में क्या आप डाइस फेंकते जा रहे हो, हर 6 बार 36 बार में से हर छठी बार में इवेंट बी होने वाला है। बट हमें तो कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी है? कि आपको फाइंड करना है P ऑफ B कब? जब A होता है। तो P ऑफ B तब फाइंड करना है जब A हो ही रहा है, 100% A हो रहा है। A को होने के लिए क्या कंडीशन है? कि सम इज मोर देन 7। तो देखो ये भाई साहब हट गए, ये भी हट जाएंगे, ये भी हट जाएंगे। क्यों ये 3 हट जाएंगे? क्योंकि ये ए की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ये इवेंट ए में आते ही नहीं है। यानी जब डाइस के ऊपर 1,1 आएगा
तो उसकी प्रोबेबिलिटी गिननी नहीं है, ढूंढनी ही नहीं है। क्यों नहीं ढूंढनी भाई 1,1 की? क्योंकि वो ए में आता ही नहीं है। पहले इवेंट ए हो रहा है, और अगर इवेंट ए होगा तो बी होगा। तो जब इवेंट ए में ये 1,1 आता ही नहीं है, इवेंट बी में 2,2 आता ही नहीं है, इवेंट ए में 2,2 नहीं आता, इवेंट ए में 3,3 नहीं आता, तो आपकी एक्चुअल में P ऑफ B की फॉर्मूला है 6/36। अब वो फॉर्मूला क्या हो जाएगी पता है? 6 में से ये 3 हट जाएंगे, 1 2 3, ये तीनों को हटा दो तो हो जाएगा 3 आउट ऑफ 36। गेटिंग? इसीलिए हम पहले ढूंढते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B ढूंढ के आप क्या कर रहे हो? P ऑफ A इंटरसेक्शन B ढूंढने से आपने ये 3 एलिमेंट को हटा दिया। तो देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? A में कितने एलिमेंट्स है? 15 एलिमेंट्स। B में कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन है? ये 4 इधर आएगा, यस सेटिस्फाई करता है। 5,5 इधर आएगा, यस सेटिस्फाई करता है। 6,6 इधर आएगा, यस सेटिस्फाई करता है। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B आता है 3 आउट ऑफ 36। तो आपने इंटरसेक्शन निकाल लिया, दैट इज 1 आउट ऑफ 12। अब फॉर्मूला में पुट कर दो। ठीक है, बिल्कुल लेमैन, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो स्टूडेंट जिसको आता ही नहीं समझ में ये सब, वो सिर्फ एग्जाम में जाके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में इफ वाला दिखे, इफ दिस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, को ये लगा देना। P ऑफ B when A occurs is P of A intersection B upon P of A। पहले उसको ढूंढना पड़ेगा P of A, फिर ढूंढना पड़ेगा P of B, फिर दोनों का इंटरसेक्शन, फिर फॉर्मूला में पुट कर दो। इफ वाली जो कंडीशन है वो पहले लेना, बाद में धैन वाली जो चीज दी है उसकी प्रोबेबिलिटी बाद में। वो दो ढूंढ के खुश मत होना, उसका आप इंटरसेक्शन निकालना। इंटरसेक्शन क्यों निकालना? क्योंकि ये होगा तब ये होना है। ए को होना जरूरी है 100%, पहले ए होना चाहिए। तो आपको बी के वो एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो ए में आते हैं। ए में आते हैं और बी में आते हैं, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन। अब पुट कर दो फॉर्मूला में। P ऑफ A इंटरसेक्शन B है 1/12 डिवाइड बाय P ऑफ A है 5/12। 12 से 12 मर गया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता होगा कि सर ये क्या कट कर देते हो, तो उनके लिए एक बार बता दूं। 1/12 डिवाइड में है 5/12। ये 1/12 एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, और जो डिवाइड में होता है ना, आप उसको मल्टीप्लाई में उल्टा लिख सकते हो। ठीक है, तो उल्टा लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 12/5। जो चीज डिनोमिनेटर में होती है उसको आप मल्टीप्लाई में उल्टा लिख सकते हो। तो या तो आप ऐसे समझो कि ये 12 कट हो गया, आंसर आया 1/5, या फिर ऐसे समझ लो 1/12 दिस वाज योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में भी जो डिनोमिनेटर है उसको आप अगर मल्टीप्लाई में लिखना चाहो, डिवाइड में जो चीज 5/12 है वो मल्टीप्लाई में 12/5 आ जाएगी। और अभी भी ना समझ में आता हो तो क्या करो, 5/12 ऐसा समझ लो, 1/12 डिवाइड में है 5/12, सामने बैठा है इक्वल टू, आप इसको ही सामने भेज दो, तो सामने भेजोगे तो ये 5/12 इधर आ जाएगा। अब इसको लात मारो, तो लात मारोगे तो 12 जाएगा ऊपर, 5 जाएगा नीचे। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर वेरी नेसेसरी। तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल गई P ऑफ B when A occurs 1/5। क्लियर? ले लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3। अब ये दो क्वेश्चन से मैं आशा करता हूं कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फील आ गई होगी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, कैसे ढूंढना है और फॉर्मूला कैसे बनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा फटाफट स्पीड में करते हैं। सीधा सीधा हमें डेटा दे के रखा है, आपको कुछ ढूंढना नहीं है, फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, अमंग द वेरियस व्हीकल्स ओनर्स विजिटिंग अ पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप पे कुछ व्हीकल ओनर विजिट कर रहे हैं। 80% व्हीकल ओनर्स विजिट टू फिल पेट्रोल इन देयर व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 3 मैं इवेंट ए ले लेता हूं। इवेंट ए क्या है? पेट्रोल का। अब लिखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा समझ लेना। इवेंट ए इज फॉर पेट्रोल और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 80% यानी 0.80। सेकंड,
वो एयर फिल करने के लिए आते हैं 60%। तो इवेंट बी ले लेता हूं कि व्हीकल ओनर वहां पे एयर फिल करने आता है। इवेंट ए कि वो अपना फटफटिया लेके पेट्रोल डलवाने आ रहा है, इवेंट बी कि वो हवा डलाने आता है। अब इन दोनों के अलावा क्या दिया हुआ है, 50% ओनर्स विजिट टू फिल एंड पेट्रोल इन देयर व्हीकल। 50% ऐसे हैं जो बिल्कुल आनी पे आते हैं, एकदम पॉइंट पे, उनका पेट्रोल भी खत्म है, हवा भी गई, तो वो दोनों डलवाएंगे। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.50 इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है। 50% vehicle owners visit to fill this and this. Find the probability for the following events. फर्स्ट इवेंट में दिया हुआ है, फाइंड करो if a vehicle owner has come to fill petrol, if petrol then he will also fill air। ये पहला क्वेश्चन। और सेकंड कंडीशन बोली है if air then he will fill पेट्रोल। ठीक है, पूरा क्वेश्चन समझ लो, लिंक बना लो ताकि करने में मजा आए और पूरी एनर्जी के साथ। पेट्रोल डलवाने आते हैं लोग, उसकी संभावना है 0.80, एयर डलवाने के लिए आ रहे हैं 0.60, दोनों नहीं है उनकी गाड़ी में, दोनों डलवाना है तो 0.50। वो कहता है कि जो बंदा पेट्रोल डलवाने आता है तो कितने प्रतिशत चांसेस है कि वो एयर डलाएगा। अगर पेट्रोल भराता है तो एयर डलवाएगा, यानी पेट्रोल डलवाना अनिवार्य है, पेट्रोल तो डलवाएगा ही डलवाएगा, एयर डलाना नहीं डलाना वो उसके ऊपर है। यहाँ पे अगर वो आया था एयर डलाने बट पेट्रोल भी डला के गया तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। तो यहाँ इफ पेट्रोल, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, एयर की प्रोबेबिलिटी। तो एयर के लिए इवेंट है बी, कब, जब होता हो ए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पेट्रोल की, कब, जब बी होता हो। चलो अब फॉर्मूला बना दो, P ऑफ बी बटे दोनों में A इंटरसेक्शन B आने वाला है, A इंटरसेक्शन B। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू A है तो डिवाइड में P ऑफ A, यहाँ डिवाइड में P ऑफ B। सारी चीजें देके रखी है, कितना इजी क्वेश्चन। P ऑफ A भी है, B भी है, इंटरसेक्शन भी, सब कुछ आपको पता है। तो पहले P ऑफ A इंटरसेक्शन B ये रहा 0.50, P ऑफ A 0.80, ठीक है, 0 0 गया, पॉइंट गया, सब कुछ हट गया, आंसर आएगा 5/8, ठीक है। और 5 डिवाइड बाई 8 दैट इज इक्वल्स 5/8 का हो 0.40 का हो, एक ही आंसर है, दिस इज योर आंसर। यहाँ पे वैल्यू डाल दो तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0.50 एंड दिस इज 0.60, that is 5 out of 6. Got it? Sum complete. So this was only pure and pure application of conditional probability. जैसे 1.3 में कई सारे क्वेश्चन हमने लास्ट में किए थे, मैक्स वाले क्वेश्चन थे, फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यू डालो, थोड़ा बहुत अपना लॉजिक लगाओ, आंसर। ये भी उसी टाइप का है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगेन क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप का है, ठीक है। सोच के रखो आपके 80% क्या दिया है, 50% क्या दिया है, 90% क्या दिया हुआ है। थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में एक छोटी सी लाइन दी हुई है जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने 1.3 में भी दिया था, एटलीस्ट दिस एंड दिस। तब मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट वाला मतलब यूनियन है कि इंटरसेक्शन। सोच के रखो कि आपको क्वेश्चन में ये जो दिया हुआ है 90% ऑफ द कस्टमर, तो 90% ऑफ द कस्टमर ए एंड बी है या ए और बी है। सोचो सोचो, कमेंट करो सोच के, थिंक अबाउट इट। टिल देन लेट मी फिल द लिंक। आपको ए इंटरसेक्शन बी दिया है या ए एंड ए और बी दिया है। चलो कमेंट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, ओके लेट मी रीड इट। 80% customer hold saving account. Event A is for saving account,
इवेंट बी इज फॉर करंट अकाउंट। एग्जाम में थोड़ा बहुत आपको लिख देना एक्स्ट्रा का भी, मैं कुछ लिखता नहीं हूं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं पी ऑफ ए, आप समझ लेना। ए यानी सेविंग अकाउंट होने का इवेंट, बी मतलब कस्टमर के पास करंट अकाउंट है, तो वो कहता है सेविंग अकाउंट होने की प्रोबेबिलिटी है 80% यानी 0.8, और करंट अकाउंट होने की प्रोबेबिलिटी है 50% यानी 0.5। आपको दिया है एटलीस्ट वन ऑफ द सेविंग एंड करंट, फिर से एटलीस्ट वन, कई सारे स्टूडेंट वहां पे फोकस करेंगे, सर सेविंग एंड करंट दिया है तो इंटरसेक्शन नहीं, एटलीस्ट दिया है यानी या तो उसके पास सेविंग अकाउंट है या तो उसके पास करंट अकाउंट, दोनों में से एक तो है, और हो सकता है दोनों भी हो, इसीलिए वर्ड यूज किया है एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम यानी यूनियन दिया हुआ है, दैट इज 0.9, सम कंप्लीट। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही हलवा है 2 मार्क के लिए, जहां आपको गिवन डेटा दिया है और आपको कोई पर्टिकुलर एक चीज पूछी है। क्या पूछा है? इफ। अब देखो जब एग्जाम में सब क्वेश्चन मिक्स, एग्जाम में तो ऐसा नहीं देंगे ना कि 1.4 का क्वेश्चन है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओ, एग्जाम में आपको समझना पड़ेगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या नहीं। तो देखो इफ और देन मिल जाएगा। कहा है इफ वन ऑफ द अकाउंट होल्डर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द बैंक होल्ड्स अ करंट अकाउंट। इफ की कंडीशन किसके लिए दी है? ए के लिए, सॉरी बी के लिए, कि उसके पास करंट अकाउंट है, तो फाइंड करो उसके पास सेविंग अकाउंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इफ अकाउंट होल्डर हैज अ करंट अकाउंट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही विल हैव सेविंग अकाउंट। अगर बी है तो ए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? अगर बी है, आपको पूछा है इफ करंट अकाउंट, उसके पास कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। तो फाइंड क्या करना है? देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेविंग अकाउंट यानी इवेंट बी, यहां पे मैं लिख देता हूं इवेंट बी है, आप फाइंड करो इवेंट ए। तो आपको फाइंड करना है यहां पे इस पूरे क्वेश्चन में पी ऑफ ए व्हेन बी अकर्स, दिस इज योर क्वेश्चन। कई बच्चे बड़े फटाफट लगा देंगे, ठीक है, कई सारे स्टूडेंट्स का होता है ये मिस्टेक कि वो पहले ये फॉर्मूला लगा देंगे कि सर पी ऑफ ए व्हेन बी इज पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। सर क्या इजी क्वेश्चन पूछा है। कौन ये सब गलती कौन करेंगे? जो यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे ना उनके लिए गलती है। वो क्या सोचेंगे, हाँ यार कितना इजी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये सीधा 0.9 डाल दो इधर, सीधा 0.8 नीचे। इट्स नॉट दैट इजी, यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। कौन सा एक स्टेप एक्स्ट्रा? 1.3 का। आपको ए पता है, बी पता है, यूनियन पता है, आपको ढूंढना है पहले इंटरसेक्शन। यू नीड टू फाइंड फर्स्ट दिस न्यूमरेटर। पी ऑफ बी तो पता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता, तो पहले मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, याद है ना फॉर्मूला, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। पी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 1.3 में भी जब ये क्वेश्चन आया तो मैंने बताया था आपको कि इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो अदली बदली, यानी यहाँ पे आप इंटरसेक्शन, यहाँ पे आप यूनियन ले लो, तो देखो इस फॉर्मूला से आपको इंटरसेक्शन मिलेगा। चलो रख दो, पी ऑफ ए कितना है 0.8, पी ऑफ बी कितना है 0.5 माइनस 0.9, तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, 13 में से 9 गए 0.4। सो वी गॉट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब तो सम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दो 0.4 और पी ऑफ बी है 0.5, 4/5, दैट इज इवेंट ए अकर्स व्हेन बी। क्लियर? नॉर्मली इवेंट ए होने के चांसेस क्या थे 0.8, बट ये 4/5, 4/5 यानी 40/5, 5 सा, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी मिली। ठीक है, क्लियर क्लियर? एनी डाउट क्लियर किसी को भी? चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
देखो क्वेश्चन 5 भी ऐसा ही सेम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, यानी 1 और 2 में थोड़ा सोचना था आपको, कंसेप्ट क्लियर करवा रहे थे टेक्स्ट बुक वाले आपके। 4 5 आई थिंक 6 भी ऐसा ही है, 6 भी इजीली हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 5 भी ले लेते हैं, इफ वी आर हैविंग टाइम क्वेश्चन 6 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में सीधा सीधा क्वेश्चन दिया है, P of A is 2/3, P of A is 2/3, then P of B is given you 3/5, P of B is 3/5, then P of B by A, यानी P of B when A वो भी आपको दे के रखा है 3/4 for 2 events in a sample space of a random experiment. Find P of A when B. आपको फाइंड करना है, you need to find P of A when B. तो ये आपको पता है फॉर्मूला लगा, तो जो चीज ढूंढनी है ना वो हमेशा रफ में पहले फॉर्मूला लगा दो, आपको ये ढूंढना है। You need to find this thing P of A when B occurs. इसके लिए आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्शन, फिर गाड़ी वहीं पे आके अटकी। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको ये चीज नहीं पता थी, वैसे यहाँ भी नहीं पता, तो पीछे भी एक ऐसी कड़ी दी हुई थी, ऐसी हिंट दी हुई थी जिससे आप ये ढूंढ सको। तो यहाँ भी ऐसा कुछ दिया होना चाहिए जिससे इंटरसेक्शन मिले, तो दिया है ना सर, ये रहा, ठीक है। तो ये इसकी फॉर्मूला लगाओ, इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, P of B when A, P of B and A की फॉर्मूला बनेगी A इंटरसेक्शन B अपॉन A। क्या आपको ये पता है? यस सर। क्या आपको ये पता है? यस सर। ये मिल जाएगा, और ये जो वैल्यू मिली इसको वहां डाल देंगे। फिर से P of A दिया था, B दिया था, P of B when A दिया है, फाइंड करना है P of A when B। चलो मिल गया आपको। आपने पहले इसकी फॉर्मूला से ये ढूंढना है और फिर ये वैल्यू को वहां यूज करेंगे। चलो P of B by A है आपका 3/4, ये आपको नहीं पता, अपॉन में P of A है 2/3, ये 2/3 को सामने लात मार दो, ठीक है। Therefore 3/4 ये पूरा डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 2 3 3 कट, P of A इंटरसेक्शन B 1/2। जिन स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन होती है, जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है 10th का, यानी ये कटिंग पुटिंग वीक मतलब है नेचुरली है, बाय नेचर उनके माइंड में ये सब उतरता नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको क्या करना, ये खिचड़ी क्या बनी। जिनको आता है वो ऐसे करो, नहीं आता वो पहले ही स्टेप में लात मार दो, वो फॉर्मूला ही ये वाली लिखो कि P of A इंटरसेक्शन B is P of B when A मल्टीप्लाई बाय P of A, तो उनके लिए इजी हो जाएगा। जिनको ये सब ये कटिंग वटिंग नहीं आता ना समझ में, वो पहले ही ये चीज को सामने भेज दो। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगी, P of A इंटरसेक्शन B is P of B when A मल्टीप्लाई बाय P of A। अब आप वैल्यू पुट कर दो तो बड़ी इजीली आ जाएगा, ठीक है। P of B by A 3/4 2/3 कट होगा, आंसर 1/2। तो आंसर तो वही आ रहा है, बट करने का अपना अपना तरीका है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलती कर दे एग्जाम में कि भाई ये 2/3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, किसके पास। जिनको समझ में आता है वेल एंड गुड, नहीं आता वो पहले ही लात मार दो। वो तो लर्निंग रखो ना, जिनको नहीं समझ में आता ये फॉर्मूला कि A इंटरसेक्शन B की हमने नई फॉर्मूला बना दी कि P ऑफ अगर A ऑफ B है तो मल्टीप्लाई में P ऑफ B आएगा, ठीक है। A ऑफ B है, A when B तो यहाँ मल्टीप्लाई में B, एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B इस P of B when A लेते हो तो मल्टीप्लाई में P of A, ये तो फॉर्मूला है। क्लियर? सो दीज आर द सेम वे, दोनों एक ही बात हुई। अब आपको ये मिल गया 1/2, उसको उठा के यहाँ डाल दो, तो P of A when B is 1/2 अपॉन में P of B is 3/5, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, लेट्स सी इफ आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। P of A when B, A intersection B 1/2 and that is 3/5, तो 1/2 और ये 3/5 को उल्टा कर दो, 5/3 5/6। क्लियर? क्या किया यहाँ पे मैंने, 1/2 डिवाइड में है 3/5 तो 1/2, और जो डिवाइड में है मैक्स ऐसा कहता है कि आप उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई लिख सकते हो। तो मैंने 3/5 को पलट दिया 5/3, और जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ गया, फिर मल्टीप्लाई किया 5/6। Here we complete the lecture, but क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, हमारे पास टाइम है।
1 आवर का हम लेक्चर रखते हैं। आई डोंट थिंक अभी आप थोड़े बोर हुए हो, एक और लेक्चर, एक और क्वेश्चन का प्रेशर आप बेयर कर सकते हो, तो इसके साथ साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। सर वेयर इज योर क्लासेस, आर यू फ्रॉम अहमदाबाद? यस आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। ठीक है, शालम में है मेरे क्लासेस, दानी युमड़ा। सो इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, टिल हियर। एनीवन हैविंग एनी डाउट टिल हियर? ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 भी सेम इसी टाइप का है। इट इज ऑल लॉजिक एंड 10th मैथ्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ बिफोर वी टेक क्वेश्चन नंबर 6, मैं आपको लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दे देता हूं। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन? दैट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। सर ये नया क्या आ गया? अब तक तो कुछ और पढ़ते थे, ए इंटरसेक्शन बी कुछ और था, अब ये कैसे आया? लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कब है, अप्लाई कब करना है? जब दो अलग अलग इंडिपेंडेंट इवेंट है, इवेंट ए और इवेंट बी, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो ऐसे दो इवेंट जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इवेंट है, इवेंट ए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना कि इवेंट ए और बी की कंडीशन है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो उस केस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। कोई भी दो इंडिपेंडेंट इवेंट, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लेके आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि भाई कोई एक इवेंट है जिसमें हेड आने के चांसेस है 0.6 और दूसरा कोई एक इवेंट है वहां पे हेड आने के चांसेस है 0.5, दो अलग अलग जुदा जुदा इवेंट हो रहे हैं, एक इवेंट यहाँ हो रहा है, एक इवेंट यहाँ हो रहा है, दोनों का किसी से कुछ लेना देना नहीं, एक की प्रोबेबिलिटी है 0.6, एक की प्रोबेबिलिटी है 0.5। अब अगर कोई पूछता है कि इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैं 0.6 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्लियर? तो आंसर आएगा 0.30। ठीक है, योर आंसर विल बी 6 5 30। दैट्स इट, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ले लेना है। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन पता चल गया। जैसे लॉ ऑफ एडिशन था, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, जो अभी हमने अप्लाई किया था वो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी था। ये लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये बड़ा इजी लॉ है, जो दिए है वो दो ले लेने हैं इधर। अभी कल के लेक्चर में तो और भी अलग अलग लॉज आने वाले हैं, फिलहाल क्वेश्चन 6 है, इसमें से आपका क्वेश्चन 6 हो जाएगा, काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ p of m equals to p of f equals to 1/2, if p of m वो भी 1/2 है, p of f वो भी 1/2 है, p of a when m, p of a when m is given 1/10 and p of a when f is given to you 1/2, इतना आपको देखे रखा है। For a, m and f, तीन इवेंट्स, then find p of a intersection f and p of a intersection f। आपको फाइंड करना है p of a intersection m and p of a intersection f। ठीक है, तो अभी जो मैंने लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सिखाया, मे भी यहाँ शायद यूज हो भी सकता है, ना भी हो। अगर इस क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ तो आने वाले लेक्चर में काम आएगा, बट आपको याद रखना है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, p ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू p ऑफ a इनटू p ऑफ b। राइट नाउ हमें ये दो चीजें ढूंढनी है। देखो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ये रिलेशन दे दिया है, कंडीशनल दे दी है कि a when m, a when f। तो जब आपको ये फाइंड करना है तो आप इसकी फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो बड़े आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। इसकी फॉर्मूला क्या है, तो आपको अभी मैंने सिखाया p ऑफ a इंटरसेक्शन m। ये कब इसकी फॉर्मूला क्या लगा सकते हो आप,
यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है a और m, देखो एक है a एक है m, तो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ये चीज, तो आप मल्टीप्लाई में ले लो a when m, और क्योंकि नीचे m है तो मल्टीप्लाई में आएगा p ऑफ m। फिर से मैंने आपको अभी रूल बताया था कि p ऑफ a when b is p of a intersection b अपॉन p of b, और इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हो p of a when b multiply by p of b is equals to p of a intersection b। तो इंटरसेक्शन ढूंढना है आपको, और अगर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता है तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में नीचे वाला बैठा हुआ है उसी को प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करनी है। तो आप या तो लंबा डेरिवेशन करो या डायरेक्टली ये फॉर्मूला उठा लो। आपको a और m की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये, या तो आपको a या तो ये दिया होगा, दोनों में से कोई एक चीज एग्जाम में दे सकते हैं। अगर उन्होंने a when m दिया है तो ये फॉर्मूला, अगर वो देते m when a तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता p ऑफ a। आई होप सो इट इज क्लियर नाउ। तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे की पता चल गया स्टूडेंट्स, p ऑफ a इंटरसेक्शन m, सीधी सीधी फॉर्मूला, p ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड m, और नीचे m है तो p ऑफ m। चलो अब ये आपको ढूंढना है, ये दिया हुआ है 1/10 इंटू p ऑफ m है 1/2, मिल गया 1/20, ये ढूंढना है। चलो अब ये आप माइंड में बनाना एंड चेक करना आपका आंसर राइट आता है कि नहीं। a इंटरसेक्शन f, तो दो चीज हो सकती है, दो फॉर्मूला बन सकती है। एक फॉर्मूला क्या बन सकती है, p ऑफ a when f, तो मल्टीप्लाई में आएगा p ऑफ f, या एक फॉर्मूला क्या बन सकती है, p ऑफ f when a, तो मल्टीप्लाई में आएगा p ऑफ a। ये दो चीजों से ये आ सकता है, दोनों इसके लिए। आप चेक कर लो आपको क्या दिया है, आपको a एंड f दिया है, तो p ऑफ a when f मल्टीप्लाई में आएगा p ऑफ f। वैल्यूज पुट कर दो, एक है 1/2, p ऑफ f भी 1/2, 1/4, खेल खत्म, पैसा आदम। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया हमने। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक रखते हैं हमारा लेक्चर। कल के लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा कि ये एक्सरसाइज 1.4 पूरी कंप्लीट कर ले हम, और आने वाले वीक यानी नेक्स्ट वेडनेसडे एक्सरसाइज 1.5 विद इन अ लेक्चर, आधे एक घंटे के लेक्चर में मैक्सिमम इजीली सॉल्व हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वेडनेसडे हम प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करेंगे। एंड इफ यू वांट अ डाउट लेक्चर XYZ, any doubt that is from your any question or illustration from your book, then you can ask it. You just comment it if you want a lecture on that thing on next Thursday। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना कि आपके है डाउट्स, क्योंकि ये पूरा प्रोबेबिलिटी मैंने लेक्चर वाइज लेक्चर डिटेल में एक एक क्वेश्चन ले लिया है। So I don't feel for a lecture to be taken for particularly for doubt lecture, but even though if you require, then let's see क्या कमेंट आते हैं, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके ओके सर, डाउट है, हाँ पूछो 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 पूछो, क्या डाउट है? Ask it, what doubt you have? अच्छा, नेक्स्ट यानी आप कहते हो प्रोबेबिलिटी में डाउट है और थर्सडे को लेक्चर रखना है, ऐसा? इस लेक्चर में तो डाउट नहीं है ना? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस लेक्चर और ओवरऑल प्रोबेबिलिटी? ओके, मे बी आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल प्रोबेबिलिटी। Shall we end the lecture over here? If you are having any doubt in this lecture, you may ask it right now. एक बार फिर से थोड़ा इंट्रोडक्शन में डाउट है। राकेश, लेक्चर में फिनिश कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन फिर से देख लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वंस अगेन यू मे गो थ्रू दिस वीडियो एंड योर डाउट विल गेट क्लियर। सो वी विल मीट इन टुमारोज लेक्चर। इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी मैंने आज के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है, कल उसको सिर्फ रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 से फटाफट स्टार्ट कर देंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप योर टारगेट हाई। निशान चुप माफ नहीं, माफ नीचू निशान। अपना एम हमेशा हाई रखो। कीप वर्किंग हार्डर एंड हार्डर। हैव अ ब्लेस्ड डे।